इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो से पूर्व इसी विषय पर एक वीडियो हमने अपने चैनल पर बनाया है और उस वीडियो में ये जो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत है उसकी पूरी व्याख्या संभव नहीं हो सकी थी समय अभाव के कारण। इसलिए उस वीडियो का जो शेष अंश बचा हुआ है उसे इस वीडियो में हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इस रूप में मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जो नकद लेन देन उपागम है, जो इरविंग फिशर का सिद्धांत है और जिसे हम लोग फिशर के विनिमय समीकरण के रूप में भी जानते हैं, उसका ये सेकंड पार्ट है, द्वितीय भाग है। तो नकद लेन देन उपागम के दो हिस्सों में हमने ये वीडियो बनाए हैं। एक पहला भाग है पार्ट 1 और ये दूसरा भाग है पार्ट 2। तो पहले आप पहला पार्ट पढ़ेंगे और उसके आगे दूसरे पार्ट में उसके बचे हुए हिस्से को हमने समझाने का प्रयास किया है। तो ये द्वितीय भाग है फिशर के नकद लेन देन उपागम का। इसके पहले वाले हिस्से में हमने समीकरण का एक अंश पूरा किया था और जिसमें फिशर ने मुद्रा की कुल मात्रा को किसी अर्थव्यवस्था में m माना था और v उसकी प्रचलन गति थी, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। t जो था ये टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस था, कुल लेन देनों की संख्या, या दूसरी आप कहें कि भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित समयावधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा। और p जो था वो सामान्य मूल्य स्तर था और इस आधार पर जो उनका समीकरण था वो था mv बराबर pt। और इस प्रकार से हम पाए थे कि p बराबर जो है वो mv बटा t था और जिसमें अपनी मान्यताओं के अंतर्गत उन्होंने ये बताया था कि t जो है वो स्थिर रहता है और स्वतंत्र है, v भी स्थिर रहता है और इस प्रकार से केवल m और p के बीच में संबंध होता है और ये संबंध प्रत्यक्ष होता है और ये संबंध आनुपातिक होता है। और जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा परिवर्तित होती है उसी अनुपात में मूल्य स्तर भी उसी दिशा में परिवर्तित होता है और इस प्रकार से मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर में जो है प्रत्यक्ष आनुपातिक संबंध होता है, डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल रिलेशन। बाद में फिशर ने इस समीकरण को थोड़ा विस्तृत किया और ये दिखाया कि वास्तव में जो जिस मुद्रा के माध्यम से लेन देन किए जाते हैं उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक हिस्सा नकद मुद्रा का होगा और एक हिस्सा वो होगा जो मुद्रा हम बैंकों में जमा करते हैं और बैंक उसके माध्यम से उधार की प्रक्रिया से ऋण दे करके लोगों के क्रय शक्ति का विस्तार करते हैं और इस साख मुद्रा के माध्यम से वे लेन देन करते हैं। अर्थात जो कुल लेन देन है उसमें जिस मुद्रा का प्रयोग होता है उस मुद्रा को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक को हम कहेंगे नकद मुद्रा, या जिसे हम कह सकते हैं कि हम लोग जो कहते हैं कि लीगल टेंडर, जो वैधानिक विधिग्राह्य मुद्रा है वो, और एक बैंक साख या बैंक क्रेडिट जो बैंकों के माध्यम से डिमांड डिपॉजिट्स के माध्यम से जो लेन देन होते हैं या बैंक अपने ऋण संबंधी क्रियाओं से जिस प्रकार से साख का सृजन करके वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने मुद्रा की मात्रा को दो भागों में बांट दिया। एक को कहा m जो पूर्ववत है नकद मुद्रा और दूसरे को कहा उन्होंने m डैश जिसको उन्होंने कहा साख मुद्रा। और ये बताया कि जिस प्रकार से एक निश्चित समय अवधि में
जो नकद मुद्रा है वो एक हाथ से दूसरे हाथ में विनिमय के माध्यम के रूप में कई बार गुजरती है, और सारी मुद्राएं जितनी बार गुजरती हैं एक समय अवधि में, उनके औसत को हम निकालें तो ये मुद्रा के प्रचलन की गति होगी, जिसको उन्होंने नाम दिया वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मुद्रा की प्रचलन गति या मुद्रा का प्रचलन वेग या प्रवेग। उन्होंने ये बताया कि साख मुद्रा की भी एक प्रचलन गति होती है, क्योंकि जब साख का सीजन बैंक करते हैं तो वो जो बैंकों से लोग उधार लेते हैं वो एक निश्चित समय अवधि में एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक, इस तरह से कई बार वो या उसी मुद्रा से लोग कई बार विनिमय के माध्यम के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार से साख मुद्रा की भी प्रचलन गति या वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन होती है, लेकिन वो उससे भिन्न होती है जो नकद मुद्रा है। और इस प्रकार से साख मुद्रा की जो प्रचलन गति है, अर्थात एक निश्चित अवधि में साख मुद्रा कितनी बार विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है औसतन, उसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी, और उसको उन्होंने वी डैश से दिखाया। तो अब जितनी मुद्रा है नकद, जब उसमें गुणा करते हैं उसकी प्रचलन गति से v से, तो mv बराबर होती है कुल नकद मुद्रा से कितना क्रय विक्रय या व्यापार होता है, लेन देन होती है, और m डैश जो साख मुद्रा है और उसकी जो प्रचलन गति है v डैश, उन दोनों के गुणनफल से जो आएगा वो पूरी साख मुद्रा के माध्यम से क्रय विक्रय के कुल उपयोग होने वाली मुद्रा की बारे में बताता है। और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो ये वो कुल मुद्रा की मात्रा होती है जो विनिमय के माध्यम के रूप में किसी एक निश्चित समय अवधि में देश के नागरिकों द्वारा प्रयोग या उपयोग में लाई जाती है। और टी में कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हम चाहे ट्रांजैक्शंस नकद मुद्रा से करें चाहे हम साख मुद्रा से करें, कुल लेन देनों की संख्या या कुल वस्तुओं सेवाओं की वो मात्रा जो किसी निश्चित समयावधि में प्रयुक्त की जाएगी वो पूर्ववत रहेगी। तो टी का मान वैसे ही रहेगा जैसे पहले समीकरण में था, और पी जो है वो क्योंकि आश्रित चर है और क्योंकि उसको उन्होंने निष्क्रिय माना हुआ है अपने एजम्पशंस में, इस नाते पी का निर्धारण इन्हीं जो तत्व हैं एम डैश वी डैश और टी से होगा। और इस प्रकार से उनका जो विस्तारित समीकरण है, अब हम आते हैं वो, उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि P इंटू टी ये मुद्रा की कुल मांग है। हम जानते हैं, कल विस्तार से पिछले वाले हिस्से में उसको हमने बड़े विस्तार से पढ़ा है कि PT वो है कि जितनी कुल मुद्रा की मांग अर्थव्यवस्था में की जाएगी, और जो पूर्ति होगी वो इधर का हिस्सा है M इंटू वी धन M डैश और V डैश। व्याख्यान इनकी कर चुकी हैं और ये यहाँ सबके बारे में ऊपर लिखा हुआ भी है। और इस प्रकार से जब हम P का मान निकालते हैं तो T इधर आके भाग देगा, और इस प्रकार से P बराबर अब नए समीकरण में ये होगा M V धन M डैश V डैश और T। पिछले तीन जो हमारे इसमें वेरिएबल्स हैं T और V, इन दोनों को कल हम लोग उनकी व्याख्या पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं कि इनको फिशर ने स्थिर माना हुआ है, कहा ये स्वतंत्र हैं और ये स्थिर हैं और ये समीकरण के अन्य तत्वों से प्रभावित नहीं होते हैं, और इनको प्रभावित करने वाले तत्व बाह्य होते हैं, और वो तत्व जो बाह्य हैं वो भी अल्पकाल में उनमें बहुत कम परिवर्तन होता है, इस नाते उन्हें स्थिर माना जा सकता है। इस नाते उन्होंने टी को और वी को स्थिर मान लिया था। अब जो दो नए चर इस नए समीकरण में जुड़े हैं एम डैश और वी डैश, उसके संदर्भ में जो उनकी एजम्पशंस हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। उन्होंने ये माना कि एम डैश अर्थात जो साख मुद्रा है वो कुल नकद मुद्रा का एक निश्चित अंश होती है, अर्थात वो एक फिक्स प्रोपोर्शन होगा। कि जैसे अगर हम कहते हैं कि नकद मुद्रा जितनी है साख मुद्रा उसकी दुगुनी है, तो
ये अनुपात स्थिर रहेगा। इसका मतलब ये है कि जिस अनुपात में नकद मुद्रा में परिवर्तन होगा ठीक उसी अनुपात में साख मुद्रा में भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से दोनों का जो परिवर्तन होगा वो एक अनुपात में ही होगा, और जब नकद मुद्रा में परिवर्तन होगा तभी साख मुद्रा में परिवर्तन होगा, क्योंकि साख मुद्रा नकद मुद्रा पर ही आधारित है, क्योंकि इसी नकद मुद्रा का कुछ हिस्सा लोग बैंकों में जमा करते हैं और बैंक उन्हीं के माध्यम से साख का बुद्धा विस्तार करती है। तो ये मान लिया कि एम और एम डैश में एक निश्चित संबंध है और दोनों के अनुपात जो है फिक्स्ड होते हैं, और इसलिए जिस अनुपात में एम बढ़ता है या परिवर्तित होता है ठीक उसी अनुपात में एम डैश भी परिवर्तित होगा और उसी दिशा में परिवर्तित होगा। मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी नकद वाली तो साख की मात्रा भी बढ़ेगी, और मुद्रा की मात्रा घटेगी तो साख मात्रा भी घटेगी, और अगर मुद्रा की मात्रा 10% वृद्धि होती है तो साख की मात्रा भी 10% वृद्धि होगी। तो इसका मतलब है कि जितनी मुद्रा की मात्रा नकद मात्रा में वृद्धि होगी ठीक उसी अनुपात में साख मुद्रा में भी वृद्धि होगी। और दूसरा एजम्पशन माना है वी डैश के बारे में। वी डैश जो है साख मुद्रा की प्रचलनगत है, वेलोसिटी है, और उसके बारे में भी उन्होंने माना कि निश्चित समय अवधि जो एक तरह से अल्प है, वो कह रहे हैं कि इतने समय में ऐसा कोई परिवर्तन बैंकिंग व्यवस्था में या जैसे हमने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो निर्भर इन्हीं सब तत्वों पर करती है कि लोगों के उपभोग की प्रवृत्तियाँ कैसी हैं, बचत की प्रवृत्तियाँ कैसी हैं, बैंकिंग व्यवस्था में किस तरह का रुचि है लोगों की, बैंकिंग आदतों में किस तरह परिवर्तन होता है। तो कह रहे हैं कि इन सब तत्वों में अल्पकालीन स्थितियों में कोई परिवर्तन खास नहीं होता और वी डैश को भी स्थिर माना जा सकता है, और उन्होंने वी डैश को भी स्थिर मान लिया। तो अब जो दो नए तत्व जुड़े थे उसमें एम डैश एम के अनुपात में ही बढ़ेगा और वी डैश स्थिर रहेगा। और वैसी स्थिति में अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि वी स्थिर है, वी डैश स्थिर है, टी स्थिर है, तो केवल यम परिवर्तित होगा, और जब यम परिवर्तित होगा तो यम डैश भी परिवर्तित होगा, और जिस अनुपात में यम परिवर्तित होगा उसी अनुपात में यम डैश भी परिवर्तित होगा। इसका मतलब है कि अगर ऊपर के हिस्से में यम में परिवर्तन होता है तो पूरे हिस्से में उसी अनुपात में परिवर्तन होगा, अर्थात मुद्रा की मात्रा दुगुनी होती है तो साख की मात्रा भी दुगुनी होगी और दोनों का योग भी दुगुना हो जाएगा। ये कहने का अर्थ है यम की मात्रा अगर 10% बढ़ती है तो यम डैश भी 10% बढ़ जाएगा पहले की तुलना में, और क्योंकि वी और वी डैश दोनों स्थिर हैं गुणा करने वाली राशियां, इस नाते ऊपर का योग भी 10% बढ़ जाएगा। और नीचे क्योंकि टी को कांस्टेंट हमने माना हुआ है, बताया फिशर ने कि ये अल्पकालीन स्थितियों में कोई खास परिवर्तन नहीं होता, उनको स्थिर माना जा सकता है। और अगर टी स्थिर रहता है तो सीधा सा मतलब इस समीकरण में भी निकलता है कि यम में जिस अनुपात में परिवर्तन होगा ठीक उसी अनुपात में पी में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि पी यम पर और यम डैश पर निर्भर है, और क्योंकि यम में ही परिवर्तन होगा और यम के परिवर्तन होने से यम डैश परिवर्तित होगी, और यम जिस अनुपात में बदलेगा उसी अनुपात में यम डैश भी बदलेगा। इसलिए इधर के हिस्से में ऊपर का जो योग है वो उसी अनुपात में बढ़ेगा जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा नकद वाली मात्रा बढ़ेगी, और जिस अनुपात में वो बढ़ेगी क्योंकि दोनों का संबंध धनात्मक है और इस अनुसार उसी अनुपात में पी भी बढ़ेगा। तो इस आधार पर अपने इस विस्तारित समीकरण में भी उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया फिशर ने कि मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर में आनुपातिक संबंध है और धनात्मक संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब हम एक उदाहरण देके इसको समझा सकते हैं, और उदाहरण जो दिया है वो इसमें हमने मान लिया है कि मुद्रा की जो मात्रा है यम वाली वो है 1000, एम डैश जो है उसकी जस्ट दुगनी है 2000 है, अगर ये सभी राशियां हमने मान लिया तो रुपए में हैं। वी जो है वो 5 है ये वाली, और वी डैश जो है मान लीजिए 10 है, और अगर टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को 5000 मान लें तो इस समीकरण को हम ऐसे हल कर सकते हैं। ये होगा एम इंटू वी 10 गुणे 5, ये होगा एम डैश वी डैश 2000 गुणे 10,000 10, और ये होगा 5000, और जब इनको हल करेंगे तो ये
5,000 धन 20,000 और 25,000 बटा 5,000 बराबर ₹5 आएंगे। ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि जो मूल्य स्तर है वो ₹5 है। और अगर मूल्य स्तर ₹5 है तो ₹1 का जो मूल्य होगा, वैल्यू होगी, वो 1/5 होगी। तो मूल्य स्तर जब 5 होगा तो वैल्यू ऑफ मनी 1/5 होगी। और अब हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए हमने एम को दोगुना कर दिया, तो जब आप एम करेंगे 1,000 से 2,000, तो वो कहते हैं एम और एम डैश का संबंध जो है, अनुपात जो वो स्थिर है, अर्थात ये अनुपात 1:2 है। अगर ये 1 है तो वो जस्ट उसका दुगना होगा। तो अगर जब 1,000 से 2,000 होगा तो वो 2,000 से 4,000 हो जाएगा। तो ऐसे और वी डैश वैसे ही बने रहेंगे, वी 5 रहेगा, वी डैश 10 रहेगा। और एम होगा अगर 1,000 से 2,000 तो एम डैश होगा 2,000 से 4,000। और इस रूप में ये करेंगे तो 2,000 × 5, 4,000 × 10 और इस प्रकार से करके ये 50,000 बटा 5,000 बराबर ₹10 आएगा। और यहाँ दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि जब मुद्रा की मात्रा दुगुनी होती है तो मूल्य स्तर दुगुना हो जाता है हमारे इस उदाहरण में, और फिशर की उन मान्यताओं के अंतर्गत। और मुद्रा का मूल्य यहाँ पर 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर 1/5 था, 1/5 1/10 का दुगना है, या 1/10 1/5 का आधा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल्य स्तर तो दुगना होगा लेकिन मुद्रा का मूल्य आधा हो जाएगा, क्योंकि मुद्रा के मूल्य और मूल्य स्तर में विपरीत संबंध होता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से भी हम ये दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से मुद्रा की मात्रा में जो परिवर्तन होता है, ठीक मुद्रा के मूल्य के स्तर में उसी अनुपात में और उसी दिशा में परिवर्तन होता है। अब हम अगर इस प्रभाव को एक चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें तो हम इसे एक चित्र बना के भी दिखा सकते हैं, और जिसमें हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि अगर मुद्रा की मात्रा परिवर्तित होती है तो मूल्य स्तर पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ता है। और अगर ये प्रभाव आनुपातिक हो, जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा परिवर्तित हो उसी अनुपात में मूल्य स्तर भी परिवर्तित हो, तो उस तरह का जो चित्र बनेगा उसमें हम ये दिखा सकते हैं कि वो चित्र इस तरह का हो सकता है कि ये वक्त एक ये होगा और इधर दूसरा एक्सिस एक्स होगी। एक पर आप मुद्रा की मात्रा दिखाएंगे, इस पर क्वांटिटी ऑफ मनी है एम और इस पर है पी। और कोई भी राशि एक, अगर आप एक यहाँ से 45 अंश की रेखा आप यहाँ से खींच दीजिए बीच में, तो अंदाज से हम लोग खींच सकते हैं इसको, मान लीजिए ऐसे। और इसको जानबूझ के हम लिख रहे हैं कि ये 45 अंश की रेखा है। और इसकी ये विशेषता होती है कि एक्स अक्ष पर जो वेरिएबल प्रदर्शित है वो जिस अनुपात में बढ़ेगा उसी अनुपात में वाई अक्ष वाला वेरिएबल भी बढ़ेगा। तो इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं, अगर ये है मान लीजिए एम की मात्रा एम और 1 इसको लिख सकते हैं, और ठीक इतनी ही राशि मान लीजिए इतनी है और इतनी हम यहाँ बढ़ा दें इतनी, तो एम की मात्रा को हम m2 या 2m कर दें, मतलब ये मात्रा m है और ये मात्रा जस्ट इसकी दुगनी है। तो वैसे स्थिति में अगर हम इस 45 अंश की रेखा पर बढ़ते होंगे तो ये p का मान अगर मान लीजिए ये आता है और यहाँ पर हम जाते हैं, तो क्योंकि हमने तो हाथ से बनाया है इस नाते सामान्य तौर पर होगा क्या कि जब ये p रहेगा तो ये अपने आप 2p होगा। अर्थात जब हम A बिंदु से B बिंदु पर जाएंगे वैसी स्थिति में मुद्रा की मात्रा जब m से बढ़ के 2m होगी अर्थात दुगनी होगी, तो A पर जो मूल्य निर्धारित था P ये भी बढ़ के 2p हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वांटिटी ऑफ मनी को हम इस पर अगर दिखाएं x अक्ष पर क्वांटिटी ऑफ मनी है और y अक्ष पर प्राइस लेवल है, प्राइस नहीं प्राइस लेवल अर्थात सारी वस्तुओं के मूल्यों का औसत इस पर दिखाया गया है। तो ये मूल्य स्तर और मुद्रा की मात्रा के संबंध को इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से भी दिखाया जा सकता है और इस पर लिखा जा सकता है कि प्राइस इज फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा की मात्रा का
प्राइस लेवल जो है वो फलन है, और उस फलन को हम एक 45 अंश की रेखा से प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस बिंदु पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार के हमें संबंध दिखाई पड़ेंगे। और इस रेखा पर आप बढ़ते हो अगर, तो जाहिर है कि अगर हम इसकी मात्रा को 1.5 गुना करते हैं, मतलब जैसे हमने यम का 1.5 एम या 3/2 एम कर दें, तो ये भी 3/2 एम होगी। 3/2 पी यहाँ भी आएगा। ये मेरे कहने का मतलब था कि ये संबंध अगर आप बनाओगे तो अगर ये 1.5 गुना होता तो ये 1.5 गुना होगी, अगर ये 2 गुना बढ़ता तो ये 2 गुना होगी, अगर ये 10% बढ़ता तो ये भी 10% बढ़ेगा। जब हम इस रेखा पर चलेंगे तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत में जो चित्र बनेगा वो सामान्य पी और एम के संबंध को दिखाने वाला जो रेखा या वक्र होगा वो 45 अंश की सरल रेखा के रूप में होगी। तो ये रहा फिशर का वर्जन मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का, जिसको हमने इस रूप में आपको उनके समीकरणों के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से और फिर चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। और इसके पहले हमने जितने भी मुद्रा की मांग और पूर्ति के संदर्भ में जो फिशर का दृष्टिकोण था उसको हमने जितना सरलतम रूप में हो सकता था वो हमने आपके समक्ष रखा, ताकि ये आपके समझ में आ जाए। और क्योंकि ये मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का प्रारंभिक रूप है और आगे इस पर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और बहुत सारे सिद्धांत हैं, इस नाते जहाँ कहीं भी आगे इसके जो डेवलपमेंट हुए हैं उसको पढ़ेंगे तो बेस या आधार के रूप में ये फिशर के सिद्धांत के उल्लेख वहाँ होंगे। और इसलिए इस सिद्धांत को, भले ही ये प्रारंभिक सिद्धांत है, लेकिन उसको अच्छी तरह से हमें समझने की आवश्यकता है। और क्योंकि ये सबसे प्रारंभिक सिद्धांत है और हम कह सकते हैं कि सबसे जो पढ़ाई के निचले स्तर से ही हम इसको प्रारंभ करते हैं, तो इसलिए भले ही आप कह सकते हो कि ये परिमाण सिद्धांत का जो प्रारंभिक रूप है, लेकिन क्योंकि इसी के आधार पर आगे के सारे सिद्धांत डेवलप हुए हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें त्रुटियों को ढूंढते हुए और सुधारते हुए अगले चरणों पर बढ़ेंगे और आगे के कई सिद्धांत जो आधुनिकतम स्थिति तक आए हैं उनको हम पढ़ेंगे। इस सिद्धांत क्योंकि ये प्रारंभिक है और अब तक मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में मांग और पूर्ति पक्षों पर बहुत विस्तृत अध्ययन और खोज और रिसर्च हो चुकी हैं, इसलिए जितना भी आगे एडवांस डेवलपमेंट हुआ है वो सब जो इसमें नहीं है वो इनकी आलोचनाओं के रूप में हमारे समक्ष आएगा और इनकी आलोचनाएं बड़ी लंबी हो जाएंगी। तो उनमें से कुछ प्रमुख आलोचनाओं को हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। इस सिद्धांत में क्या चीज़ें छोड़ दी गई हैं या क्या चीज़ें हैं। तो उस रूप में जब हम क्रिटिसाइज करते हैं तो पहला ध्यान लोगों का जाता है सिद्धांत के एजम्पशंस पर कि माना क्या उन्होंने, ऐसा क्यों माना। तो जो एजम्स माने जाते हैं सामान्य तौर पर, वो ऐसा नहीं होता कि आपके मन में जो आए सो मान लीजिए। उस समय काल और परिस्थिति में जैसी अर्थव्यवस्था की स्थिति होती है, जैसा सामान्य व्यवहार मुद्रा के संदर्भ में लोग करते हैं, मुद्रा जिस प्रकार से कार्य करती है, उस स्थिति को देखते हुए एक माना जाता है कि ऐसा मान लिया जा रहा है और सामान्यतः अर्थव्यवस्था में ऐसे ही होता है। तो आपने देखा कि ये सिद्धांत 1911 का है, तो जाहिर है कि 1911 के समय में, उस समय जैसे मौद्रिक अर्थशास्त्र में जिस तरह से व्यवहार मुद्रा के करती होगी उसको ध्यान में रखते हुए ये विश्लेषण है। और आज की परिस्थितियाँ आप देख लें कि 1911 से लेकर आज तक मौद्रिक व्यवस्था में कितना परिवर्तन हो गया है, और इसलिए उस दृष्टिकोण को हमको ध्यान में रखना होगा।
तो ऐसी स्थिति में जब हम चलते हैं मान्यताओं पर, तो कल हमने मान्यताओं को विस्तार से पढ़ा है और जितने टर्म कम से कम इस समीकरण में फिशर ने प्रयोग किए हैं उन्हीं के संदर्भ में उनकी मान्यताएं हैं। और आपने देखा है कि उन्होंने टी को स्वतंत्र मान लिया और टी को ये कहा कि ये बाह्य कारणों से प्रभावित होती है। अर्थव्यवस्था में जो समीकरण या मुद्रा के मूल्य स्तर को निर्धारित करने वाले जो जितने तत्व हैं उनसे ये प्रभावित नहीं होती, और जो बाह्य तत्वों से प्रभावित होती है, कल हमने देखा है उन्होंने कहा था कि वो देश की जनसंख्या हो सकती है, देश का आर्थिक विकास हो सकता है, देश की तकनीकी प्रगति हो सकती है, और उन सब में के परिवर्तन से टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस या कुल व्यावसायिक क्रियाओं पर या लेन देनों पर असर पड़ते हैं। लेकिन अल्पकालीन स्थितियों में, जैसे कि अल्पकाल का मतलब जैसे इन्होंने कहा कि एक समय अवधि, सामान्यतः 1 वर्ष की बात करते हैं, तो कहते हैं कि इसमें इतना कोई खास परिवर्तन संभव नहीं होता, इस नाते इसको स्थिर माना जा सकता है। उन्होंने मान लिया स्थिर और स्वतंत्र। आलोचक ये कहते हैं कि ये ऐसा नहीं होता कि इनको बिल्कुल ये कांस्टेंट होते हैं, और इस अवधि में भी जिसको उन्होंने कहा कि परिवर्तन नहीं होंगे, उनमें भी टोटल नंबर ये ट्रांजैक्शंस पर या उत्पादन की क्रियाओं पर या लेन देन की क्रियाओं पर प्रभाव पड़ते हैं और इन्हें स्थिर नहीं माना जा सकता। ऐसे ही उन्होंने वी के बारे में भी माना कि जो मुद्रा की प्रचलन गति है उसमें भी उपभोग की प्रवृत्तियों में, बचत की प्रवृत्तियों में, बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार में, संचार और परिवहन की सुविधाओं आदि के स्थितियों में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। ये बाहरी तत्व होते हैं और इस नाते वी को भी स्थिर माना जा सकता है और स्वतंत्र माना जा सकता है। पी को उन्होंने पैसिव मान लिया, निष्क्रिय। कहने का मतलब ये है पी अन्य तत्वों से प्रभावित होता है और पी अगर बदलता है तो किसी और चीज़ को ये परिवर्तित करेगा। लेकिन उन्होंने मान लिया कि पी में अगर बदलाव भी होता है तो ये निष्क्रिय होता है, किसी तत्व को प्रभावित नहीं करता। आलोचकों का ये कहना है कि ये मान्यता स्वीकार्य नहीं की जा सकती, क्योंकि पी में जब बदलाव होगा तो निश्चित तौर पर वो पैसिव नहीं रहेगा, वो सक्रिय तत्व होगा और ये अर्थव्यवस्था के तमाम चीज़ों को और यहाँ तक कि उत्पादन स्तर या टी को भी वो प्रभावित कर सकता है, लेन देनों को। और ऐसी स्थिति में इसको निष्क्रिय मानना भी उचित नहीं है। इसी तरह से वी डैश जो साख मुद्रा की प्रचलन गति है उसको भी स्थिर माना गया, और यहाँ पर भी ये कहा जाता है कि ऐसा नहीं है, मुद्रा की जो प्रचलन गति है वो भी विभिन्न कारणों से परिवर्तित होती है और हो सकती है, उसको कांस्टेंट मानना उचित नहीं है। और क्योंकि जितने टर्म आए हैं उन्हीं मान्यताओं की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये तो मान्यताएं, कहा गया कि इनकी मान्यताएं जो अनरियलिस्टिक हैं, इतनी रिजिड नहीं है जैसी वो मानी गई हैं, और इनमें परिवर्तन अगर होता है तो उनका जो निष्कर्ष है कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर मूल्य स्तर में समान अनुपात में परिवर्तन होगा, तो कम से कम ये नहीं हो सकता कि आनुपातिक परिवर्तन हो, और इस दृष्टि से ये सिद्धांत जो है वो त्रुटिपूर्ण माना जा सकता है। एक दूसरी मान्यता या आलोचना, और वो आलोचना ये है कि मुद्रा के कई सारे कार्य हैं। फिशर ने मुद्रा के केवल एक कार्य का उल्लेख किया है और वो कार्य है मुद्रा विनिमय का माध्यम है, और केवल इसीलिए उन्होंने कहा कि मुद्रा की मांग लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मुद्रा के माध्यम से विनिमय संबंधी कार्य किए जाते हैं, और इसी आधार पर उसने मुद्रा की मांग की व्याख्या की और बताया कि कितनी मुद्रा की मांग किसी निश्चित समय अवधि में की जाएगी। लेकिन मुद्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और वो है स्टोर ऑफ वैल्यू। मूल्य को संचय करने की शक्ति होती है मुद्रा की, और इस नाते मुद्रा को लोग
संचित करके रखते हैं, और जब संचित करके रखेंगे तो इसका मतलब उस मुद्रा को व्यय नहीं करेंगे, या व्यय करने के लिए ही रखते हैं, तो उनके जो है प्रभाव दूसरे तरह के होंगे। तो ये कहा गया कि मुद्रा के अन्य कार्यों की अवहेलना की उन्होंने, और मुद्रा की जो संचय करने की शक्ति वाला कार्य है, जिसके कारण लोग मुद्रा की मांग या तरलता की मांग या लिक्विडिटी की मांग करते हैं, उस पक्ष पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। आगे के विश्लेषण में हम देखेंगे कि इसके आगे मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का जो दूसरा वर्जन है, जिसको हम कैम्ब्रिज वर्जन के नाम से जानते हैं, उसमें इस कार्य पर ज़्यादा बल दिया गया, और वहाँ इस तथ्य की बेहतर आलोचना हम वहाँ विस्तार से करेंगे। एक और आलोचना की जाती है कि फिशर ने कुछ कहा नहीं है इस सिद्धांत में, वो तो जो सत्य बात है उसी को उन्होंने सिंबॉलिक तौर पर या समीकरणों के माध्यम से रख दी। जैसे वो ये कहते हैं कि ये कहना कि अर्थव्यवस्था में उतना ही मुद्रा खर्च की जाती है जितना मुद्रा अर्थव्यवस्था में होती है, या जैसे वो ये कहते हैं कि मुद्रा की कुल मांग और विनिमय के माध्यम के रूप में दिखाने का प्रयास किया कि मुद्रा की जो पूर्ति होती है एमवी, उतने मुद्रा की लोग मांग करते हैं, क्योंकि मुद्रा का एक ही कार्य उन्होंने कहा कि विनिमय का माध्यम है, और विनिमय माध्यम में ही वो प्रयुक्त होती है, और जब भी विनिमय किया जाएगा तो जो खर्च किया जाएगा वही मुद्रा की पूर्ति होगी, और इस तरह से मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होगी। तो कहते हैं कि ये तो एक हर आदमी जानता है कि ऐसा ही होगा। अगर आप ये कहो कि अगर मूल्य इतना है और अगर इतनी वस्तुओं को खरीदनी है तो कितनी मुद्रा की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप कहेंगे मूल्य गुणे वस्तु की मात्रा, तो आप कहेंगे इसके लिए इतनी ज़रूरत पड़ेगी तो इतने दी जाएगी, मांग की जाएगी, और इतना जब व्यय की जाएगी तो यही इसकी पूर्ति होगी, तो मांग पूर्ति तो बराबर होगी। तो ये तो सब जानते हैं, सत्य है। तो और इसको केवल समीकरणों में लिख के ये कह देना कि कोई नई बात कही जा रही, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये ट्रूइज्म है, सत्य है, कथन है, और इसके आधार पर उन्होंने अपनी मान्यताओं को उसमें सम्मिलित करके एक नए निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। अब एक पूर्ण रोजगार की मान्यता भी इस सिद्धांत के अंतर्गत स्वीकार की गई कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, और जैसा कि आगे हम देखेंगे, और केन्स ने इसकी आलोचना की कि अर्थव्यवस्था में सामान्य तौर पर पूर्ण रोजगार नहीं होता, अल्प रोजगार की स्थितियां होती हैं, और अगर अल्प रोजगार की स्थितियां हैं तो उनके कहने का मतलब ये है कि यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो साथ में लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से जो है मूल्य स्तर नहीं बढ़ पाएगा या कम बढ़ेगा, और इस प्रकार से आनुपातिक संबंध वहाँ होंगे नहीं। तो मूल्यों में जिस तरह के फिशर कह रहे हैं वृद्धि होगी, उस तरह से वृद्धि होगी नहीं, भले ही मुद्रा की मात्रा परिवर्तित हो जाए। तो एक आलोचना पूर्ण रोजगार से संबंधित है, और इसी आधार पर एक और आलोचना की जाती है कि फिशर ने तो सीधे सीधे कह दिया कि मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य स्तर उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, लेकिन क्या ऐसे गणित की तरह से परिवर्तन होता है? ऐसे नहीं होता। चरों के मध्य में आपस में कार्य कारण के संबंध होते हैं, और एक प्रक्रिया के माध्यम से एक चर दूसरे चर को प्रभावित करते हुए मूल्य स्तर पर इनके प्रभाव पड़ते हैं, और वो बीच की प्रक्रिया तमाम तरह से हो सकती है। ब्याज बीच में आ सकती हैं, बीच में बचत निवेश आ सकते हैं, जो वास्तविक तत्व है। तो ये चीज़ें भी उस कैजुअल जो कार्य कारण का परिणाम है, या जो कार्य कारण के माध्यम से क्रियाएं संचालित होगी, जिनके स्तर से मुद्रा की मात्रा का मूल्य स्तर पर प्रभाव पड़ेगा, उसकी व्याख्या इस सिद्धांत में नहीं की गई है। यह भी इसकी एक कमी है, और ये कहा जाता है कि इस सिद्धांत में मुद्रा के पूर्ति पक्ष पर ज़्यादा बल दिया गया है एमवी में, और पीटी को तो स्थिर मान के, और पी को निष्क्रिय मान लिया, टी को स्थिर मान लिया, स्वतंत्र मान लिया, और इस प्रकार से मुद्रा की मांग पक्ष की इन्होंने व्याख्या नहीं की। आगे के सिद्धांतों में हम देखेंगे कि मुद्रा की मांग पक्ष की व्याख्या की गई है। अगर मैं यहाँ नाम उल्लेख करूँ तो कैम्ब्रिज वर्जन में भी, और आगे चल के मिल्टन फ्रीडमैन का जो वर्जन है, और आगे भी जाके और मुद्रा के मांग पक्ष की या मांग फलन की विस्तृत व्याख्या की गई है, जिसका इस सिद्धांत में अभाव है या इग्नोर कर दिया गया है जिसको।
तो उस दृष्टि से भी ये सिद्धांत जो है एक तरह से कहा गया कि केवल पूर्ति पक्ष पर बल देता है, मांग पक्ष की अवहेलना की गई है, जबकि इसको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था। और इस दृष्टि से देखें तो सिद्धांत को एक तरह से कहा जाता है ये स्टैटिक है, एस्थेटिक है, स्थिर है और डायनेमिक स्थितियों में जब परिवर्तन होगा, जो यहाँ तो सब स्थिर मान लिया उन्होंने, टी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वी डैश में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जाहिर है कि स्थितियाँ बिल्कुल स्थिर हैं, स्टैटिक हैं, एस्थेटिक हैं। लेकिन अगर सब में परिवर्तन हो तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा इस दृष्टि से। और अगर हम इस तरह से कहें कि ये सिद्धांत स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, तो एक और आलोचना आगे बढ़ के आएगी जब हम ट्रेड साइकिल्स की बात करते हैं, व्यापार चक्रों की। तो व्यापार चक्रीय परिवर्तनों को समझाने में ये सिद्धांत असफल है। अगर हम मूल्य स्तर की बात करें तो क्योंकि व्यापार चक्र की सारी क्रियाओं को नहीं, हमारा फोकस इस सिद्धांत के माध्यम से केवल मूल्य स्तर पर है, तो उन्होंने कहा कि मंदी काल में जब मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जाती है, इसलिए बढ़ाई जाती है ताकि बाजार में कीमतें बढ़ जाएं, ब्याज दरें गिर जाएं, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर ये काम नहीं कर पाती और मुद्रा की मात्रा बढ़ाने के बावजूद भी जो मंदी को रोका नहीं जा पाता। तो वैसी स्थिति में कहा गया कि व्यापार चक्रीय स्थितियों की व्याख्या करने में भी ये सिद्धांत असफल है। और यहीं पर एक और उल्लेख किया जा सकता है कि जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्र हैं, जिसमें बचत है, विनियोग है, उत्पादन है, ये सब मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं और इन तत्वों की तरफ इस सिद्धांत में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसी तरह से ब्याज दरों की बात हो सकती है कि ब्याज दरों के माध्यम से भी अर्थव्यवस्था पर उत्पादन की क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है, उनके प्रभाव मूल्य स्तर पर पड़ते हैं। और इस सिद्धांत जो मौद्रिक सिद्धांत है, मूल्य का सिद्धांत है, उसमें ब्याज दर की उपेक्षा की गई है और इस दृष्टि से भी ये सिद्धांत एक तरह से अपूर्ण है। तो ये संक्षेप में हमने कुछ उल्लेख किया। विस्तारित थोड़ा इसकी आलोचनाओं को आप पुस्तकों से या अन्यत्र से थोड़ा और बढ़ा के पढ़ सकते हैं। तो समय अभाव के कारण हमको सीमित करना पड़ा है इसको। तो आज का वीडियो ये समाप्त होता है यहीं पर। और इस भाग, जिसको हम द्वितीय भाग कह रहे हैं, और इसके पहले वाले भाग को, जो पार्ट 1 हिस्सा है, उन दोनों को पहले भाग 1 पढ़िए, फिर भाग 2 पढ़िए, तो आपको फिशर के सारे वर्जन समझ में आ जाएंगे, उनके संपूर्ण स्थिति से लेके और मान्यताओं तक, एक्सप्लेनेशन तक और आलोचना तक। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं इसी सिद्धांत पर, कैम्ब्रिज वर्जन का को लेके। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद आप सभी।